नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वक्त हो चला है आपके फेवरेट मॉर्निंग शो का, यानी फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं श्रुतिका। आप सभी के साथ में आज मैं और श्वेता आ चुके हैं मेघदूतम पार्क में। यहीं से आपको फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन दिखाएंगे। देखिए, ठंड दिल्ली एनसीआर में धीरे धीरे बढ़ने लगी है। आपके इलाके में भी ठंड होने लगी होगी। बहुत जरूरी है कि आप अपना ख्याल रखें। लेकिन इस मॉर्निंग शो के जरिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें रोजाना हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। संबल हिंसा को 1 साल आज पूरा हो रहा है और ऐसे में शहर में सावधानी बरती जा रही है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। ये पिछले साल आज ही का दिन था, यानी कि 24 नवंबर का ही दिन था जब ये हिंसा हुई थी। सर्वे करने गई टीम के ऊपर पत्थरबाजी की गई थी। जबरदस्त हिंसा देखने को मिली थी। 1 साल हो चुका है इस बात को। ऐसे में आज शहर में अलर्ट है। विवादित स्थल समेत पूरे शहर में सख्त सुरक्षा व्यवस्था आज देखी जा रही है। ऐसे में हिंसा का 1 साल पूरा होने पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। धार्मिक जगहों पर पुलिस का सख्त पहरा है। छतों पर रखे सामानों की जांच की गई है, तो वहीं ड्रोन से इलाके की निगरानी अब की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। दरअसल आज से ठीक 1 साल पहले 24 नवंबर को संभल में हिंसा भड़की थी। विवादित स्थल के सर्वे को रोकने के लिए जबरदस्त बवाल काटा गया था, जिसको पहले से ही प्री प्लान किया गया था। और दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट से जुड़े हुए लगातार चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। अपडेट्स भी निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको बड़ी खबर से जुड़ी हुई बताते हैं, जो आतंकी शाहीन से कानपुर में पूछताछ टीम कर सकती है। तो आपको बता दें, शाहीन को कानपुर लेकर जा सकती है टीम और वहां पर उसे कुछ दिन के लिए रखा जा सकता है, ताकि इस पूरे मॉड्यूल को समझा जा सके और इसकी जांच चुकी अब आगे बढ़ रही है। और शाहीन उसमें एक ऐसी कड़ी है जो कई बड़े खुलासे आगे कानपुर में जाकर कर सकती है। 2 से 3 दिन शाहीन को कानपुर में रखा जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद मॉड्यूल की जांच जैसे जैसे आगे बढ़े, कई अहम खुलासे और सबूत जांच एजेंसियों के हाथ लग रही है। और अब ऐसे में बताया जा रहा है कि कानपुर में पूछताछ की जा सकती है। आतंकी मॉड्यूल के डॉक्टर शाहीन से जुड़े कई पुख्ता सबूत सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगे हैं। इसे वेरीफाई करने की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ मॉड्यूल के तहत इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ते नजर आ रहे सुरक्षा एजेंसियों के सामने सवाल। आतंकी डॉक्टर आदिल की सैलरी भी है। पूरी कहानी को आपको हम 4 तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से जो सुरक्षा है उसको पुख्ता कर दिया गया है, निगरानी की जा रही है। तो वहीं जो स्लीपर सेल हैं उनको लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। तो चलिए 4 अलग-अलग तस्वीरों के जरिए आप पूरा जो अपडेट है उसको समझिए। तो बड़ी खबर इस मामले में ये है कि पहली जो तस्वीरें कानपुर के उन इलाकों की है जहां से जांच एजेंसियों के हाथ कई पुख्ता सबूत लगे हैं और अब यहीं पर शाहीन से पूछताछ भी की जा सकती है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां शाहीन को कानपुर लेकर जा रही है। फैमिली के साथ आमना सामना कराए जाने की भी बात सामने आ रही है। वही जांच एजेंसियों के हाथ में 67 स्लीपर सेल का डेटा भी लगा है, जिसका कनेक्शन शाहीन से निकल कर आया है। दूसरी तस्वीर में शाहीन के टेरर प्लान का पूरा मिशन भी है। नेटवर्क मार्केटिंग की तर्ज पर शाहीन ने आतंकी और स्लीपर सेल जोड़ने का प्लान बनाया था। शाहीन और परवेज नए डॉक्टर्स को अपने साथ जोड़ने पर भी लगातार काम कर रहे थे कि यानी कि जो अपना आतंकी रैकेट है, डॉक्टरों का पूरा जो आतंकी नेटवर्क था, उसको और मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। तो जो नए डॉक्टर्स थे उन्हें भी इस रैकेट में, इस आतंकी संगठन में शामिल करने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट की माने तो इंडियन मुजाहिदीन के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल फरीदाबाद मॉड्यूल में किया गया है। माना जा रहा है कि इसका लाल किला विस्फोट से कनेक्शन भी हो सकता है। उसके अलावा एजेंसियों की नजर अब IM के पूर्व गुर्गे मिर्जा शाहदाब बेग पर भी है, जो सऊदी अरब भागा हुआ है। वहीं जांच एजेंसियों के सामने आतंकी आदिल की सैलरी पर बड़ा सवाल है, क्योंकि आदिल की 40 लाख रुपए की कमाई कहाँ गई, ये भी एक बड़ा सवाल एजेंसियों के सामने है, जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में और अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर SIR हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में SIR जो जारी है उस पर घमासान जबरदस्त तरीके से देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि बंगाल में SIR पर CM राज्यपाल आमने सामने आ चुके हैं। BLO की मौत को लेकर राज्यपाल का बयान भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने से बचे, ये ACB बोस की तरफ से
कहा गया है। दरअसल ममता बनर्जी सरकार की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि बीएलओ पर बहुत ज्यादा दबाव है, जिसकी वजह से उनकी जान तक जा रही है, वो आत्महत्या करने पर मजबूर है। और ऐसे में राज्यपाल ने कहा कि बिना सोचे समझे से इतने आप जिम्मेदार जगह पर हैं, जिम्मेदार पद पर हैं, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। तो आपको बता दें, एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी टीएमसी बंगाल में आमने सामने आ चुकी है। ऐसे में बीएलओ की मौत एक अलग ही मुद्दा बन गई है। वहीं एसआईआर को लेकर टीएमसी ने वर्चुअल मीटिंग भी बुलाई है। बंगाल से शुरू हुआ विवाद अब देश की सियासत का हिस्सा बन चुका है। विपक्ष चुनाव आयोग से जवाब इसको लेकर मांग रहा है। एक रिपोर्ट आपको जुड़ी हुई दिखाएंगे। बंगाल की सियासत में एसआईआर का चुनावी तड़का हर दिन कोई नया बवाल खड़ा कर रहा है। घुसपैठ का मुद्दा एक तरफ, लेकिन सूबे में बीएलओ की मौत पर सीएम और राज्यपाल आमने सामने हैं। ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया को सवालों में खड़ा किया तो राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सीएम के बयान को ही बिना सोचे समझे दी प्रतिक्रिया बता दी। लगे हाथ जांच की मांग कर डाली। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी एसआईआर की प्रोग्रेस को लेकर आज पार्टी के 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं। इन सब के बीच झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी का बयान भी विवादों में है। इतना प्रतिशत दिया डीएलओ को, बंगाल में डीएलओ मर गया, बोला कि नाम काट किया। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, एकदम अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, ऐसे पदाधिकारी को एकदम गेट में बंद कर दिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। सोरेन के मंत्री जो आरोप लगा रही हैं, ऐसा ही दावा शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया कि 6 राज्यों में 15 बीएलओ की मौत हो चुकी है। प्रियंका चतुर्वेदी के मुताबिक काम का प्रेशर मौत की वजह बना। मध्य प्रदेश और गुजरात में 4-4, बंगाल में 3, राजस्थान में 2, केरल तमिलनाडु में 1-1 बीएलओ की मौत का दावा प्रियंका चतुर्वेदी ने किया। साथ ही सवाल भी उठा डाला कि बीएलओ पर ऐसा कौन सा प्रेशर है कि सुसाइड कर लिया। सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी ने भी ऐसे ही सवाल खड़े किए। उन्होंने चुनाव आयोग के काम को कटघरे में खड़ा किया तो साथ ही एसआईआर को वोट चोरी के लिए सोची समझी चाल बता डाला। राहुल गांधी ने मांग की कि भारत दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर बनाता है, लेकिन भारत का चुनाव आयोग कागजों का जंगल खड़ा करने पर अड़ा है। देश में घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा है, लेकिन अगर यूपी की सियासत की बात की जाए तो घुसपैठियों के लिए बने डिटेंशन सेंटर भी एक बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो घुसपैठी है उनकी निशानदेही और साथ ही उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने की बात कही है, जिस पर जबरदस्त सियासी घमासान तेज हो गया है। देश भर में घुसपैठ चुनावी मुद्दा बना हुआ है, तो इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों की निशानदेही करने और उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में घुसपैठियों को रखने के लिए यूपी में अस्थायी डिटेंशन सेंटर भी बनाए जाएंगे, जिसको लेकर भी अब सियासत शुरू हो गई है। और जो ये डिटेंशन सेंटर की बात हो रही है, लोगों को खौफ पैदा करने के लिए हो रही है, और जो जिस तरह से सरकारी एजेंसीज का इस्तेमाल सरकार अपने हक में कर रही है वो ठीक नहीं है। तो अगर कोई देश का बाहरी व्यक्ति है, घुसपैठिया है, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा है, देश के नागरिकों की जो सुविधाएं हैं उस पे उनका डाका पड़ रहा है, तो अगर उनकी गिरफ्तारी होगी तो कहीं न कहीं रखना ही होगा। तो डिटेंशन सेंटर अगर बनाया जा रहा है तो इस पे जो लोग आपत्ति कर रहे हैं कहीं न कहीं वो घुसपैठियों के मददगार हैं। एक तरफ सियासत है तो वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने सीएम योगी के फैसले का स्वागत भी किया है। तो सबसे पहले हम भगवान को याद करते हैं। भगवान को जो लोग नहीं भी मानते हैं उन्हें भी ऐसे मौकों पर भगवान की याद आ ही जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भगवान के घर पर भी जाकर किसी चीज से नहीं डरते, उनसे भी नहीं डरते और उनके यहाँ पर चोरी करने से भी नहीं डरते, और ऐसा ही मामला गुजरात से सामने आया है। भगवान के गहनों के चोरी की ये तस्वीरें गुजरात के कच्छ जिले में प्रसिद्ध नमस्कार तीर्थ मंदिर की हैं, जहां शनिवार की रात करीब 2 बजे चोरों ने भगवान के गहने चुरा लिए। भगवान के घर चोरी की सारी वारदात गर्भगृह में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ दिख रहा
रहा है कि दो चोर पहले टॉर्च जलाकर अंधेरे में भगवान के आभूषण उतारते हैं। इस दौरान दोनों चोरों ने अपने चेहरे ढके हुए थे ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। लेकिन जब कुछ समझ नहीं आता तो मंदिर की लाइट जलाकर चोर इत्मीनान से भगवान के लाखों रुपए के बेशकीमती गहने उतारते हैं और महज कुछ ही सेकंड के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम दे डालते हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों चोर मंदिर से बाहर जाते हुए भी सीसीटीवी में कैद हो जाते हैं। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। चलिए अब बात करते हैं जबलपुर की, जहां पर एक सम्मेलन हो रहा था, लेकिन यहां पर बवाल हो जाता है। बवाल इसलिए होता है क्योंकि यहां पर हिंदू विरोधी किताबें बेची जा रही थी और हिंदू संगठनों को जब ये पता चलता है वो वहाँ पहुँचते हैं, इस किताब का विरोध करते हैं, तो वहाँ मौजूद लोग इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटते हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित SC/ST OBC सम्मेलन में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब कार्यक्रम में बिक रही कुछ किताबों को लेकर विवाद भड़क उठा। आरोप है कि सम्मेलन के दौरान हिंदू और सनातनी विरोधी किताबों की बिक्री की जा रही थी, जिसमें प्रभु श्री राम, माता सीता और हनुमान जी के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी थीं, जिसकी खबर लगते ही हिंदू परिषद और बजरंग दल के 4-5 कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और आपत्ति जताने लगे, जिसके बाद कार्यक्रम में मौजूद लोग भड़क उठे और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई कर दी और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। यहां तक कि मारपीट करते हुए अंदर से बाहर तक सड़कों पर खदेड़ दिया। रामायण हमारी पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीवनी है। इसके लिए हम अपनी जान दे भी सकते हैं और जान कुर्बान भी करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। अगर आज हमारे कार्यकर्ता पे हमला हुआ है, 24 घंटे का समय है कि हमारे कार्यकर्ता पे हमला करने वाले पूरे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तो बजरंग दल पूरे जबलपुर में उग्र आंदोलन करेगा। जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस के आला अफसरों को लगी, बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया। वहीं सम्मेलन में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने हिंदू संगठन के लोगों पर संविधान की पुस्तक फाड़ने का आरोप लगाया। संविधान की किताब को कुछ असामाजिक तत्वों ने आके फाड़ा है और एक संघी विचारधारा के लोगों ने प्रशासन की सह पे फाड़ा है। दरअसल सम्राट अशोक की स्मृति में कार्यक्रम चल रहा था, जहां विवादित किताबों पर सम्राट अशोक क्रांति सेना और हिंदूवादी संगठन आपस में भिड़ गए। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कई बार सियासतदानों की सादगी चर्चा का विषय बन जाती है। क्या किसी मुख्यमंत्री को आपने आम लोगों की तरह यात्रा करते हुए देखा है? आपने देखा नहीं होगा, लेकिन हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, उन्होंने ऐसा ही किया। वो रोडवेज बस में पहले जाते हैं, उसके बाद टिकट खरीदते हैं और उसके बाद आम नागरिकों की तरह वो सफर करते हैं। आप देखिए। सोचिए कि आप किसी बस में सफर कर रहे हो और अचानक से उस राज्य का सीएम बस में चढ़ जाए, तब आपकी हैरानी देखने लायक होगी। ऐसा ही कुछ हुआ रविवार को, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किसी आम नागरिक की तरह लोगों को सरप्राइज देते हुए हरियाणा रोडवेज की एक बस में चढ़ गए। सीएम सैनी ने इस दौरान आम लोगों की तरह डेराबस्सी से अंबाला जाने वाली बस का टिकट खरीद कर सफर किया। बस में अपने साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री को सफर करता देख सभी लोग हैरान रह गए। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्य में परिवहन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि बस में सफर के दौरान लोगों को किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। उन्होंने सफर के दौरान यात्रियों से भी बातचीत की और फीडबैक लिया। नायब सिंह सैनी इस दौरान ज्यादातर वक्त बस में खड़े ही नजर आए और उन्होंने घूम घूम कर बस में हर मुसाफिर के साथ चर्चा की और उन्होंने बस यात्रा के साथ साथ सरकार के कामकाज के बारे में फीडबैक भी हासिल किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री को बस में सफर करता देख जहां सभी लोग हैरान थे, वहीं उन्होंने इस पहल की खासी तारीफ भी की।
अब बात करते हैं यूपी के कानपुर की, जहां पर एक दुकानदार को कुछ दबंगों ने जमकर लाठी डंडों से पीट दिया। दरअसल यहाँ पर जो मोहल्ले के कुछ युवक थे वो दरअसल सीएम धाम में उत्तराखंड दिवस को लेकर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही, उन्होंने सरकार के काम गिनाए, उन्होंने ऑपरेशन कालनेमी से लेकर के मदरसा एक्ट तक जितने भी एक्शन प्लान बताए उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी भी साझा की। तो आपको बता दें कि मदरसा एक्ट का असर 1 जुलाई से आएगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि कालनेमी से लेकर मदरसा एक्ट तक जितने भी एक्शन प्लान बनाए गए हैं उसकी जानकारी उनकी तरफ से दी गई। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। चलाकर सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले छद्म बेशधारियों और जिहादियों को पकड़ने का काम भी हमने किया है। लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को हमने लैंड जिहादियों से भी मुक्त कराया है। इसके साथ ही करीब 250 से अधिक अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध रूप से बनी हुई अवैध संरचनाओं को हटाने का काम भी किया है। अभी हाल ही में हमने प्रदेश में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। इसके परिणाम 1 जुलाई 2026 के बाद दिखाई पड़ेंगे। अब प्रदेश के अंदर किसी भी मदरसे में राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित सिलेबस यदि नहीं पढ़ाया जाएगा तो ऐसे मदरसों की मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी बहुत तेजी के साथ चल रहा है। यहाँ रुड़की में 4 बहरूपियों को पकड़ा गया है। जो चारों लोग पकड़े गए हैं वो भेष बदलकर लोगों को ठगने का काम कर रहे थे और अब ये गिरफ्त में आ चुके हैं। आप देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन कालनेमी पर उत्तराखंड पुलिस का एक्शन जारी है। रुड़की पुलिस ने पहचान छिपाकर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को धर दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों में मुजफ्फरनगर निवासी नफीस पुत्र रफीक, सहारनपुर निवासी शाहनवाज पुत्र शरीफ, बागपत निवासी यामीन पुत्र वकीरुद्दीन और हरिद्वार के भगवानपुर निवासी पिंक के पुत्र तिलकराम शामिल है। चारों अलग अलग जगह पर अपनी पहचान छिपाकर लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे थे। थाना रुड़की ने 4 लोग ऐसे पकड़े हैं जो गलत नाम पते के आधार पर अपना रूप परिवर्तन करके यहाँ रह रहे थे या काम कर रहे थे। तो ये कार्रवाई आगे भी जारी है। पुलिस ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है। दरअसल कुछ समय पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों की धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाने का आदेश दिया था, जिसके तहत इन चारों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन कालनेमी अभियान आगे भी जारी रहेगा। और चलिए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की समुद्र की, जहां से एक अनोखा वीडियो सामने आया है और अब वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। ड्रोन वाला खौफनाक टेरर, पाक हैंडलर आतंकी व्हाइट कॉलर, बारूदी ड्रोन, रॉकेट सब तैयार, बस था हैंडलर के ऑर्डर का इंतजार। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके की जांच में जो नया खुलासा हुआ है उसने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी हैंडलर लॉन्ग रेंज के ड्रोन की खेप भारत में पहुंचाने की फिराक में था। ये वो ड्रोन होते हैं जो 10 किलो से ज्यादा वजन कम्यूट या उठाने में सक्षम थे। ड्रोन को अलग अलग पार्ट्स के तौर पर भारत भेजने की तैयारी चल रही थी। इन ड्रोन्स को भेजने का मकसद बहुत खौफनाक था। आतंकियों की कोशिश थी कि इसके जरिए वो विस्फोटक की अलग अलग लॉजिस्टिक भारत में भेजे। सूत्र बता रहे हैं कि इसके लिए आतंकी किसी दूसरे देश की एक्सपोर्ट कंपनी का इस्तेमाल करने वाले थे। आतंकियों का प्लान था कि वो किसी भारतीय इंपोर्ट कंपनी के जरिए इसे मंगवाएं। जब इस तरह से भारत में विस्फोटक के लॉजिस्टिक या सामान इंपोर्ट हो जाते तो आतंकी डॉक्टर्स का ये ग्रुप उसे असेंबल करता और अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला अंजाम दिया जाता। जांच एजेंसियों ने कुछ दिनों पहले कश्मीर से संदिग्ध आतंकी जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया था। वो सामान्य ड्रोन को रॉकेट हमलों के लिए तैयार करने में एक्सपर्ट माना जाता है। दानिश आतंकी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों को भी इसकी ट्रेनिंग देने वाला था। उसी ने ऐसे ड्रोन रॉकेट हमलों की साजिश का सुराग दिया था।
ठंड बहुत ज्यादा है, इतनी देर में हम वर्कआउट करते हैं, थोड़ा वार्म अप करते हैं। तब तक आप जल्दी से जाइए और इंटरनेशनल खबरें जान लीजिए, वो भी सिर्फ 2 मिनट में।